गुड मॉर्निंग टू ऑल। केपी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत दिनों से एक क्लास नहीं हो पा रही है कोरोना कोविड-19 के अंदर ड्यूटी होने के कारण, तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू रखेंगे क्लास और बहुत सारे टॉपिक्स है उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे इंट्रावीनस फ्लूइड, आईवी फ्लूइड होता है, जो आईवी फ्लूइड है उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। देखिएगा आईवी फ्लूइड, इंट्रावेनस फ्लूइड, जो अपने शॉर्ट टर्म के अंदर बात करते हैं आईवी फ्लूइड, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं कि जो पर्सन ओरली रूप से नहीं ले पा रहा है तो उनको एक वेन के थ्रू जो फ्लूइड छड़वाया जाता है इंट्रावेनस फ्लूइड या आईवी फ्लूइड कहते हैं। बहुत सारे जो पर्सन होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनको आईवी फ्लूइड देते हैं। बहुत सारे कारण भी होते हैं, तो देखते हैं कि आईवी फ्लूइड कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार की बोतलें होती है, कौन सी कंडीशन के अंदर कौन सी फ्लूइड लगाया जाता है या कौन सा बोतल लगाया जाता है। आपने देखा होगा तो वेरियस टाइप के जो आईवी फ्लूइड है हॉस्पिटल के अंदर मिलते हैं, मिलते कि नहीं मिलते हैं? मिलते हैं। जैसे 5% डेक्सट्रोज है, NS है, RL है। तो ये किस कंडीशन के अंदर लगाएंगे, क्या क्या उसका इंडिकेशन है, कौन सी जगह पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, तो उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी से, ताकि अपन को एक कंप्लीट उस आईवी फ्लूइड के बारे में मालूम है कि डॉक्टर साहब ने RL क्यों लगाया है, NS क्यों नहीं लगवाया है, या उस कंडीशन के अंदर 5% डेक्सट्रोज किस जगह पे लगाते हैं। तो उसके लिए अपन एक बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे और उस बेसिक टर्मिनोलॉजी के बाद में अपन आईवी फ्लूइड है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी जिसके अंदर आज जो चैप्टर है उसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी के अंदर बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, आईवी फ्लूइड के अंदर क्या कॉन्सेंट्रेशन होता है, क्या डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, फिल्ट्रेशन क्या होता है, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे ऑस्मोलैरिटी क्या है, उसके बाद में पढ़ेंगे ऑस्मोलैलिटी, और उसके बाद में पढ़ेंगे आइसोटोनिक फ्लूइड, या सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और उसके बाद में पढ़ेंगे अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं ताकि आने वाले टाइम के अंदर अपन को दिक्कत ना हो। इसलिए सबसे पहले अपन बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे आईवी फ्लूइड के टाइप्स, जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसके सबों के अंदर एक ही क्वेश्चन बनता है कि ऑस्मोसिस क्या होता है, फिल्ट्रेशन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोलैरिटी क्या होती है, और बहुत सारे क्वेश्चनों के अंदर डायरेक्ट आता है कि आइसोटोनिक फ्लूइड की कौन सा होगा, हाइपोटोनिक फ्लूइड कौन सा होगा, हाइपरटोनिक फ्लूइड कौन सा होता। तो इसके अंदर अपन सारा कंटेंट पढ़ने वाले हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं आईवी फ्लूइड के अंदर जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में। बने रहिए। लॉकडाउन अभी चल रहा है और ख़त्म भी हो रहा है। कोविड-19 के अंदर जो कोरोना वायरस है उनका प्रकोप अभी भी है और ये भी ख़त्म भी होने वाला है, धीरे धीरे ख़त्म हो भी सकता है और नहीं होगा तो भी देखते हैं क्या होता है। और बहुत दिनों के बाद में अभी कुछ स्कूल खुलने की संभावना
हो रही है, तो देखते हैं कब खुलता है। तब तक बने रहिए। देखिएगा बेसिक टर्मिनोलॉजी के अंदर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हुआ है कि उस फ्लूइड के अंदर कितनी सांद्रता है। मैंने आपसे बताया कि मान लीजिए कोई भी पानी है, वाटर है, और उस वाटर के अंदर H2O के अंदर कितना कॉन्सेंट्रेशन है। पानी के अंदर मान लीजिए कुछ चीनी मिलाते हैं तो चीनी की मात्रा कितनी है। यदि चीनी की मात्रा कम है तो लो कॉन्सेंट्रेशन होगा, यदि चीनी की मात्रा ज़्यादा है उसको बोलेंगे अपन हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ सॉल्यूट, इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन is known as concentration। देखिएगा कंसंट्रेशन का मतलब हुआ है सांद्रता। अब फ्लूइड के अंदर कितनी कंसंट्रेशन है, कितनी सांद्रता है। देखिए नंबर ऑफ द सॉल्यूट का मतलब क्या हुआ, विले, और सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, विलियन या घोल, है ना। आपने केमिस्ट्री के अंदर ये वर्ड पढ़े होंगे। तो नंबर ऑफ द सॉल्यूट मतलब एक पानी है, उस पानी के अंदर अपन चीनी मिला रहे हैं तो चीनी एक सॉल्यूट हो गया और पानी क्या होगा, सॉल्यूशन हो गया, तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। नंबर ऑफ द सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट है, कितना उसके अंदर चीनी है, और या आईवी फ्लूइड है तो उस आईवी फ्लूइड के अंदर मान लीजिए नॉर्मल सलाइना है, उसके अंदर कितना NS है, नॉर्मल सलाइना है, और या नमक है, तो वो हो गया कंसंट्रेशन। नंबर ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इज नॉन एज कंसंट्रेशन। इन कंसंट्रेशन को समझने के लिए अपन 3 चीज के बारे में बात करेंगे। जैसे देखिए सॉल्यूट, दूसरा है सॉल्वेंट, और तीसरा है सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूट का मतलब क्या हुआ, विले, ठीक है। उसके बाद में ये क्या हो गया, विलायक। सॉल्वेंट का मतलब होगा विलायक, और उसके बाद में तीसरा है सॉल्यूशन का मतलब हो गया विलियन, है ना। देखिएगा एक मैं पानी का ग्लास लेता हूँ, मान लीजिए कि ये एक पानी का ग्लास है। अच्छे से समझिएगा कि केमिस्ट्री क्या बोलती है। देखिएगा एक पानी का ग्लास है, उस पानी के ग्लास के अंदर क्या भरा हुआ है, वाटर। क्या भरा हुआ है, वाटर। ये है वाटर, और उस वाटर के अंदर अपने क्या मिलाया है, सॉल्यूट। जैसे नमक बोल दो, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो NaCl है, वो क्या हो गया, वो सॉल्यूट हो गया, और ये जो वाटर है वो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और इन दोनों की सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कंबाइंड रूप से क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। समझ में आया। देखिएगा मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि कंसंट्रेशन का मतलब वो है कि सॉल्यूट का नंबर कितना है, सॉल्यूट की संख्या कितनी है। एक पानी है, उस पानी के अंदर कितना नमक है, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। अब देखिएगा कि मान लीजिए इस एक पानी का ग्लास है और इस गिलास के अंदर क्या है, पानी है। इसमें ये पानी है, ठीक है ना, जिसकी मात्रा क्या है, ज़्यादा है, पानी की मात्रा ज़्यादा है, और उस पानी के अंदर अपने क्या मिलाया है, नमक मिलाया है। क्या मिलाया है, नमक, जिसकी मात्रा क्या है, कम है। मात्रा क्या है, कम है। तो पानी के साथ में क्या मिलाया है, नमक मिलाया है। तो इसके अंदर जो ज़्यादा मात्रा वाला हुआ, ज़्यादा मात्रा के अंदर क्या है, पानी, और ये ज़्यादा मात्रा के अंदर जो पानी है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं विलियन, ठीक है।
उसके बाद में यदि अपन बात करें कि इसके अंदर क्या सोल्यूट मिलाया है, क्या घोल किया है, क्या विलय किया है, मतलब NaCl विलय किया है, तो उसका मतलब ये क्या हुआ, सोल्यूट। NaCl क्या है, सोल्यूट, जिसकी मात्रा है कम। तो देखिएगा एक गिलास के अंदर पानी है और उस पानी के साथ में क्या मिलाया है, नमक मिलाया है। तो पानी हो गया सॉल्वेंट और नमक क्या हो गया, सोल्यूट। और इनको कंबाइंड रूप से यदि बात करें तो क्या बनता है, सॉल्यूशन, घोल, विलयन। ठीक है ना। तो अब आपको मेरे हिसाब से कंसंट्रेशन की जो डेफिनेशन है वो समझ में आ गया होगा। कंसंट्रेशन का मतलब हुआ है नंबर ऑफ द सॉल्यूशन, सोल्यूट इन सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन। देखिएगा नेक्स्ट वर्ड अपन पढ़ते हैं, ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान में रखना है कि NaCl के अंदर क्या होगा, 5% NS के अंदर क्या होगा, 5% डेक्सट्रोज के अंदर क्या होगा, RL के अंदर क्या होगा, क्या सोल्यूट है, क्या सॉल्वेंट है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, उसके बारे में बात करते हैं। अब उसके बाद में देखते हैं अपन एक वर्ड है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की मतलब क्या हुआ, डिफ्यूजन पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे ऑस्मोसिस, और तीसरा पढ़ेंगे अपन फिल्ट्रेशन। इसको, इन तीनों वर्ड को समझने के लिए अपन एक लाइन खींचते हैं। मान लीजिए ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, मान लीजिए ये क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। मान लीजिए ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, उसकी इस मेम्ब्रेन के इस साइड के अंदर मान लीजिए 500 ग्राम NaCl लेते हैं और उसको कितने में घोलते हैं, 5 लीटर के अंदर घोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए 500 ग्राम NaCl है, उसको 5 लीटर के अंदर मिलाते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं कि इस साइड के अंदर 100 ग्राम NaCl है, उसको किस में मिलाते हैं, इसको भी मान लीजिए 500 लीटर के अंदर मिलाते हैं। अब देखिएगा इन दोनों की, मान लीजिए एक ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन का मतलब हुआ लेयर है और उसके अंदर सेमी परमेबल का मतलब है कि मूवमेंट होगा, उस लेयर के थ्रू एक फ्लूइड का है शिफ्टिंग होगा। फ्लूइड का क्या होता है, बॉडी के अंदर शिफ्टिंग होता है। तो देखिएगा मान लीजिए ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्लूइड का क्या होता है, शिफ्टिंग होता है। देखिएगा इसके अंदर यहाँ पे इस साइड के अंदर क्या दिख रहा है आपको कि 500 ग्राम नमक है और उसके अंदर कितने अंदर के घोला हुआ है, तो वो है 5 लीटर के अंदर। दूसरा साइड में अपन क्या किया है कि एक साइड के अंदर 100 ग्राम नमक है और किसके अंदर घोला हुआ है, कितने ml के अंदर घोला हुआ है, 5 लीटर या 500 ml के अंदर घोला हुआ है। तो अब इसको देख करके भी अपन बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, हाई कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब हुआ है नंबर ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। तो यही हुआ ना, तो ये है हाई कंसंट्रेशन हो गया। और इसकी बात करें तो ये क्या है, लो कंसंट्रेशन। देखिएगा अब फ्लूइड का यदि शिफ्टिंग होता है, देखिएगा यदि फ्लूइड का शिफ्टिंग ऐसे हो रहा है, परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ऐसे हो रहा है, मान लीजिए ये देखिएगा 500 ml जो फ्लूइड है, इसके साथ में इसकी सांद्रता क्या है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा टू कम की तरफ जाएगा, होगा कि नहीं होगा। परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा, फ्लूइड का क्या होगा, शिफ्टिंग होगा। तो इसके अंदर सोल्यूट का मूवमेंट होगा, इसके अंदर क्या होगा, सोल्यूट का मूवमेंट होगा।
सॉल्यूट का मूवमेंट होगा, और मूवमेंट कहाँ कैसे होगा, हाई टू लो, मूवमेंट होगा हाई टू लो, हाई टू LOW लो, ठीक है ना। क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन, क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। देखिएगा ये डेफिनेशन हो गया। यदि सॉल्यूट का मूवमेंट हाई टू लो हो रहा है, देखिएगा यहाँ पे कंसंट्रेशन मैंने बता दिया है, इस कंसंट्रेशन का जो मूवमेंट हो रहा है हाई टू लो हो रहा है, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसके अंदर सॉल्यूट है वो ज़्यादा मात्रा में है, तो इसका फ्लूइड का शिफ्टिंग कहाँ से कहाँ होगा, सॉल्यूट का मूवमेंट होगा। इसके अंदर क्या है, डिफ्यूजन के अंदर ध्यान रखना है कि सॉल्यूट का मूवमेंट होता है। यदि सॉल्यूट का मूवमेंट होगा हाई टू लो, इसमें हाई है, इस हाई टू इसको पार करके इसके अंदर मूवमेंट करेगा, क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन। अब मैं डिफ्यूजन की डेफिनेशन बता सकता हूं कि डिफ्यूजन क्या होता है, कि मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट फ्रॉम हाई टू लो थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नॉन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब ये हुआ कि सॉल्यूट का मूवमेंट होगा, और उसके बाद में है ऑस्मोसिस, दूसरा वर्ड है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के अंदर ऐसे होगा, ऑस्मोसिस। देखिए ऑस्मोसिस के अंदर क्या हो रहा है कि उसके अंदर सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, ऑस्मोसिस के अंदर क्या होगा, सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, सॉल्वेंट का क्या होगा, मूवमेंट होगा, मूवमेंट होगा, सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा। किसका मूवमेंट होगा, सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, और सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होगा वो लो टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। देखिए ये लो कंसंट्रेशन है, तो उस लो कंसंट्रेशन के अंदर सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ, यहाँ नमक नहीं जाएगा, यहाँ पे वाटर का शिफ्टिंग हो रहा है, और वाटर का शिफ्टिंग हो रहा है, यदि वाटर यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है, तो वाटर का शिफ्टिंग हो रहा है, और वाटर का शिफ्टिंग यदि सॉल्वेंट का शिफ्टिंग फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस। ध्यान रखना है, एक दूसरे के विपरीत कंडीशन है। यदि सॉल्यूट का मूवमेंट हो रहा है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, नॉन एज डिफ्यूजन। यदि सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, नॉन एज ऑस्मोसिस। हुआ, ध्यान रखना है, एक शिफ्टिंग फ्लूइड इधर हो रहा है, सॉरी एक सॉल्यूट का शिफ्टिंग हो रहा है और एक फ्लूइड का शिफ्टिंग हो रहा है, ध्यान रखना है। तो ये एक अलग कंडीशन है, ये हो गया। उसके बाद में है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की बात करें, देखिएगा फिल्ट्रेशन, मान लीजिए एक अपन बात करते हैं, एक चाय बनाते हैं, मान लीजिए चाय है, चाय के अंदर चीनी मिलाते हैं, चाय पत्ती मिलाते हैं, तो जब चाय को फिल्टर जानते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि ओनली जो पानी उसमें फिल्टर होकर के आएगा, उस पानी के साथ में जो चाय पत्ती है वो भी छनती हुई उस ग्लास में आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब हुआ है कि सॉल्वेंट मतलब पानी और सॉल्यूट मतलब चाय पत्ती एक हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ जाता है, फिल्ट्रेशन कहलाएगा। ठीक है, अपन इसकी एक सेपरेट डेफिनेशन पढ़ते हैं, देखिएगा, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक डेफिनेशन लिखवा देते हैं। सबसे पहले आप लिखिए डिफ्यूजन की मतलब हुआ मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन high concentration solution
solution to low concentration solution, low concentration solution through semi permeable membrane semi-permeable membrane known as diffusion, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। दूसरा है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के अंदर लिखिएगा मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम low concentration solution to high concentration solution through semi-permeable membrane known as osmosis। ठीक है। उसके बाद में तीसरा है क्या था? फिल्ट्रेशन। Movement of solute and solvent from high pressure to low pressure are known as filtration। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है और आगे काम आने वाली है। देखिएगा, डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ है कि डिफ्यूजन के अंदर हमेशा सॉल्यूट का यूज होगा, सॉल्यूट का मूवमेंट होगा, और सॉल्यूट का जो मूवमेंट हो रहा है वो हाई कंसंट्रेशन थ्रू क्या हो रहा है? लो कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है। और वो भी कैसे हो रहा है? किसके थ्रू हो रहा है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू हो रहा है। क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है, जो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बता दिया है। दूसरा बात करते हैं अपन ऑस्मोसिस की बात करते हैं। ऑस्मोसिस की बात करें हैं तो ऑस्मोसिस के अंदर हमेशा किसका मूवमेंट होगा? सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा। और उस सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होता है उसका मूवमेंट कैसे होगा? लो टू हाई टू लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है। क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं फिल्ट्रेशन की बात करें, और फिल्ट्रेशन का बात करें तो उस कंडीशन के अंदर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों का ही मूवमेंट होता है। और वो मूवमेंट कैसे होगा? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ हो रहा है। क्या कहलाता है? फिल्ट्रेशन कहलाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक चाय बनाते हैं, चाय के अंदर पानी और चाय पत्ती मिलाते हैं, और मिलाने के बाद में जब फिल्टर करते हैं, छानते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर जो चाय पत्ती भी आती है और चाय भी आती है, पानी भी आता है। मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही आते हैं, फिल्ट्रेशन कहलाता है। कहलाता है नहीं कहलाता है? कहलाता है। अब देखिएगा नेक्स्ट अपन आते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक के ऊपर। ओरिजिनल टॉपिक के अंदर आते हैं आईवी फ्लूइड के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है।
बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि आईवी फ्लूइड के ऊपर सर बनाइए टॉपिक, वीडियो बनाइए, क्योंकि आईवी फ्लूइड एक ऐसी चीज़ है कि बिना अनजाने किसी पेशेंट को यदि लगा देते हैं तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को नुकसान हो सकता है। मान लीजिए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज मेलाइटस, तो उस कंडीशन के अंदर कौन सा फ्लूइड लगेगा, या पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द हाइपरटेंशन, तो उस कंडीशन के अंदर कौन सा फ्लूइड लगाना है, कौन सा फ्लूइड नहीं लगाना है। यदि उस कंडीशन के अंदर ऑलरेडी पेशेंट डायबिटीज मेलाइटस है, इसका मतलब है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है और उसको 5% डेक्सट्रोज दे दिया तो और ज़्यादा हो जाएगा, तो उस कंडीशन के अंदर वो फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रा इंडिकेट हो जाएगा। उस कंडीशन के अंदर फ्लूइड क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रा इंडिकेट हो जाएगा, उसको वहां नहीं लगाना है। उसके बाद में मान लीजिए कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द हाइपरटेंशन, उसके अंदर हाइपरटेंशन है, बीपी बढ़ा हुआ है, और उस बीपी बढ़ा हुआ है और उसके बाद में अपन नॉर्मल सलाइना दे रहे हैं, इसका मतलब है कि नॉर्मल सलाइना के अंदर क्या होता है, नमक होता है और सोडियम होता है, और सोडियम क्या करता है, वाटर का रिटेंशन करता है, वाटर को रोकता है। बॉडी के अंदर ऑलरेडी फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर बढ़ा हुआ है, और अपन नमक देंगे तो और वाटर का क्या होगा, रिटेंशन होगा, वो बॉडी के अंदर रोकेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, बीपी बढ़ेगा, पेशेंट को दिक्कत होगा। इसलिए आईवी जो फ्लूइड देते हैं उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं, अपन आते हैं ओरिजिनल टॉपिक के ऊपर, आईवी फ्लूइड। कुछ टर्मिनोलॉजी थी वो पढ़ ली है, और 2-3 और टर्मिनोलॉजी है वो आगे टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड इज डिवाइडेड इन द 2 टाइप्स। द फर्स्ट इज द क्रिस्टल्ड फ्लूइड और सेकंड है कॉलॉइड फ्लूइड। देखिएगा क्रिस्टल्ड सॉल्यूशन, दूसरा है कॉलॉइड फ्लूइड। कॉलॉइड फ्लूइड क्या होता है, क्रिस्टल सॉल्यूशन, और क्या होता है CRY क्रिस्टेलॉइड, ये ध्यान रखना है ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। क्रिस्टेलॉइड फ्लूइड, और उसके बाद में है कॉलॉइड फ्लूइड। क्रिस्टेलॉइड फ्लूइड किसको बोलेंगे, ये जो फ्लूइड होते हैं वो वॉल्यूम एक्सपेंडर होते हैं। क्या होते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंडर फ्लूइड बोल सकते हैं। और ये क्या होता है, कंटेन इलेक्ट्रोलाइट कंटेन, इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट। जैसे अपन एग्जांपल की बात करें तो क्या होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि कॉलॉइड के अंदर में क्या होता है, ये प्लाज्मा एक्सपेंडर होते हैं, प्लाज्मा एक्सपेंडर, और जिसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें ब्लड प्रोडक्ट्स, इसके अंदर क्या होते हैं, ब्लड प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि आईवी फ्लूइड को 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो फ्लूइड है वो क्रिस्टेलॉइड सॉल्यूशन है, और क्रिस्टेलॉइड सॉल्यूशन का मतलब हुआ है कि ये वॉल्यूम एक्सपेंडर है, ये वॉल्यूम को क्या करते हैं, बढ़ाने वाले होते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंडर होते हैं। क्या होते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंडर। बॉडी के अंदर फ्लूइड की मात्रा कमी हुई है,
जैसे पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द डिहाइड्रेशन, तो उस कंडीशन के अंदर बॉडी के अंदर वॉल्यूम, फ्लूइड वॉल्यूम कम हुआ है, तो वो कौन सा क्या करेंगे, क्रिस्टल फ्लूइड का यूज करेंगे। यदि बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो गई है तो उसको यूज क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्रिस्टल फ्लूइड का यूज करेंगे। और उस क्रिस्टल फ्लूइड के अंदर भी अपन इंपॉर्टेंट बात करें कि क्या क्या क्रिस्टल फ्लूइड के अंदर आएगा, जिसके अंदर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मतलब सेम सांद्रता, बॉडी फ्लूइड के अंदर जो कंटेंट है, कंसेंट्रेशन है, उस बॉडी फ्लूइड के अकॉर्डिंग ही उस फ्लूइड के अंदर जो पानी की बोतल है उसके अंदर भी सेम सांद्रता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। अब कौन कौन से आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, कौन कौन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, वो अपने बाद में बात करते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब हुआ है कि बॉडी के अंदर जो कंसंट्रेशन है उस सेम कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग फ्लूइड की कंसंट्रेशन हो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। इसके बाद में हाइपर मतलब ज्यादा, और टॉनिक मतलब कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि बॉडी की जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, उससे ज्यादा कंसंट्रेशन उस फ्लूइड की है, फ्लूइड के अंदर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, बॉडी के जो फ्लूइड है उससे ज्यादा कंसंट्रेशन है। और यहाँ पे आया हाइपो, बिलो, कम, मतलब बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसकी कंसंट्रेशन की तुलना में इस फ्लूइड की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अपन बाद में पढ़ेंगे कि इसको एक एक को उठाएंगे और एक एक के बारे में अपन बात करेंगे। देखते हैं कौन सा आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। उसके बाद में दूसरा है कॉलॉइड। सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन आता है कि विच फ्लूइड इज कॉलॉइड या विच फ्लूइड इज क्रिस्टल्ड। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉलॉइड के अंदर क्या आएगा, प्लाज्मा एक्सपेंडर वाले फ्लूइड आएंगे। ये प्रोटीन से रिलेटेड है, प्रोटीन कंटेंट होते हैं उस जो फ्लूइड है उसके अंदर क्या रहेगा, प्रोटीन रहेगा या ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट रहेगा, है ना। तो ये प्लाज्मा एक्सपेंडर है। मान लीजिए कि अब इसको कैसे अपन बात करें कि इस पर्सन को प्लाज्मा एक्सपेंडर वाला फ्लूइड लगेगा या क्रिस्टल फ्लूइड लगेगा। ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द एक्सीडेंट, एक पर्सन एक्सीडेंट हुआ है और सीवियर ब्लीडिंग हुआ है। इसका मतलब हुआ है कि बॉडी के अंदर क्या हुआ है, ब्लड लॉस हुआ है, ब्लड की कमी आई है, तो तुरंत उस पर्सन को कॉलॉइड फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होगी। उस कंडीशन के अंदर प्लाज्मा एक्सपेंडर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सर्कुलेटरी सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए फ्लूइड की मात्रा, ब्लड की मात्रा कम हो गई है, तो उसको कॉलॉइड फ्लूइड लगाना होगा, प्लाज्मा एक्सपेंडर करना है, ब्लड के अंदर वॉल्यूम की मात्रा को क्या करना, बढ़ाना है, क्योंकि सीवियर ब्लीडिंग हुआ है। और इस साइड में बात करें क्रिस्टल फ्लूइड की, जब रिक्वायरमेंट होगी कि उसको सीवियर डायरिया हुआ है, बॉडी के अंदर फ्लूइड की मात्रा कम हो गई है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या लगाएंगे, वॉल्यूम एक्सपेंडर लगाएंगे, मतलब NaCl लगाएंगे, 5% डेक्स्ट्रोल लगाएंगे, है ना, RL लगाएंगे, तो ये सब लगाने वाले हैं। तो सॉरी, तो IV fluid is divided in the two types. In the first is the crystal solution और second is the colloid fluid या colloid solution. क्रिस्टल सॉल्यूशन होते हैं वो वॉल्यूम एक्सपेंडर होते हैं, कंटेन उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और उसके एग्जाम्पल की बात करें तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसके अंदर अपन बात करने वाले हैं अभी। और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कॉलॉइड फ्लूइड। कॉलॉइड फ्लूइड के अंदर प्लाज्मा एक्सपेंडर ये करते हैं, जिसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट होते हैं। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं अपन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन से पहले एक टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं कि क्या होता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक से पहले अपन पढ़ते हैं ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी, 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 कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, इसके अंदर लिखिएगा of solute
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि सॉल्यूट क्या है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर नॉन एज पर लीटर H2O, है ना। ये हो गया आपका ऑस्मोलैरिटी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की 1 लीटर वाटर के अंदर क्या कॉन्सेंट्रेशन है, ऑस्मोलैरिटी कहलाता है। दूसरा है ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट in per kg H2O, ये होता है आपका ऑस्मोलैरिटी। एक आईवी फ्लूइड के अंदर ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मोलैरिटी को देखने के लिए देखिएगा, ऑस्मोलैरिटी कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन पर लीटर के अंदर, 1 लीटर वाटर के अंदर उसकी कंसेंट्रेशन क्या है सॉल्यूट की, क्या कहलाता है, ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी ध्यान रखना, ऑस्मोलैरिटी अलग है, ऑस्मोलैरिटी अलग है। ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। इसमें भी कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की वर्णन किया गया है, बट यहाँ पे क्या है, इन पर केजी H2O, किलोग्राम के अंदर है, और ये क्या है, पर लीटर के अंदर है। डिफरेंट बिटवीन द किलोग्राम एंड लीटर। आप जानते होंगे कि लीटर के अंदर कितना क्या होता है और किलोग्राम के अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मोलैरिटी को देखा जाता है। देखिएगा नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी कितना होता है, नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी होती है वो 250 से लेकर के 375 मिलीमोल पर लीटर होती है। ये नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी की बात कर रहे हैं। देखिएगा नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑस्मोलैरिटी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द पर लीटर ऑफ द H2O, 1 लीटर जल के अंदर कितना सॉल्यूट है, ऑस्मोलैरिटी कहलाता है। और मान लीजिए एक पानी की बोतल है, फ्लूइड है, NS है, और उसके अंदर उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी है देखिएगा। तो उससे पहले अपन देखेंगे कि नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी कितना होता है। तो नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी की यदि रेंज की बात करें, ये रेंज है 250 से लेकर के 375 मिलीमोल पर लीटर। तो इसका मतलब हुआ कि नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी इतनी है। अब आप बता सकते हो कि नॉर्मल है या सेम है, तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक। यदि बॉडी फ्लूइड की जो कंसंट्रेशन है और जो फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड और जो सॉल्यूशन है, मान लीजिए NS की बोतल है, उस NS की बोतल की जो कंसंट्रेशन है यदि सेम है, क्या कहलाएगा, आइसोटोनिक कहलाएगा। यदि इस रेंज से उसकी फ्लूइड की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। हाइपर मतलब ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 250 से 375 से ज़्यादा है फ्लूइड की वॉल्यूम की कंसंट्रेशन, क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और यदि बात करें हाइपोटोनिक, इसका मतलब कि इसकी जो ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल से कंसंट्रेशन कम है, क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब लिख लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा कि ऑस्मोलैरिटी क्या होता है, ऑस्मोलैरिटी क्या होता है। इसके अंदर डिफरेंस ओनली सॉल्यूट का है, बट इसमें क्या है, इसमें लीटर का यूज किया जाएगा और इसमें क्या जाएगा, किलोग्राम का यूज किया जाएगा। उसके बाद में नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी की बात करते हैं कि यदि नॉर्मल रेंज ये है तो क्या होगा, आइसोटोनिक होगा। इस रेंज के अंदर जो फ्लूइड, जो डॉक्टर साहब फ्लूइड लिखते हैं, तो उस फ्लूइड वो देख के लिखते हैं कि उसके अंदर क्या कंसंट्रेशन है, उसके अंदर क्या कंसंट्रेशन, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन,
पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कहे फ्लूइड लेके जाते हैं। उसके बाद नॉर्मल है, आइसोटोनिक ज़्यादा है, इस रेंज से ज़्यादा है, हाइपोटोनिक इस रेंज से कम है, क्या कहलाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एक अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद में अपन बात करते हैं कि आइसोटोनिक के अंदर कौन कौन से फ्लूइड आएंगे और हाइपोटोनिक के अंदर कौन कौन से फ्लूइड आएंगे और हाइपोटोनिक के अंदर कौन कौन से फ्लूइड आएंगे। आइसोटोनिक सबसे पहले है आइसोटोनिक, आप समझ गए होंगे बट एक बार लिख लेते हैं। आइसोटोनिक, आइसो इज रिलेटेड टू सेम, हैव ए सेम, हैव द सेम concentration have the same concentration as per body fluid, as per body fluid। उसके बाद में अपन आइसोटोनिक हो गया। अब पढ़ते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन लगा देना, सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें, हाई कंसेंट्रेशन, इसके अंदर क्या होगा हाई कंसेंट्रेशन एज पर बॉडी फ्लूइड होगा कि नहीं होगा। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या आएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन एज बॉडी फ्लूइड क्या कहलाएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब एग्जाम के अंदर ये आता है कि कौन सा जो फ्लूइड है वो आइसोटोनिक फ्लूइड है। बहुत सारे फ्लूइड की लिस्ट आएगी, तो उसके अंदर आपको देखना है कि जिसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है वो होगा आइसोटोनिक। कौन सा फ्लूइड हाइपरटोनिक है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन फ्लूइड की बॉडी फ्लूइड की तुलना में क्या हो, ज़्यादा हो। तो उसके अकॉर्डिंग अपन पढ़ने वाले हैं। देखिएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो नॉर्मल सलाइन रहेगा, नॉर्मल सलाइन रहेगा। दूसरा रहेगा आरएल जिसका फुल नेम है रिंगर्स लैक्टेट। और तीसरा रहेगा 5% डेक्सट्रोज इन वाटर। इसको कैसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेक्सट्रोज 5% इन वाटर। ये है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इस फ्लूइड के अंदर ऑस्मोलैरिटी होती है वो सेम होती है बॉडी फ्लूइड की तुलना में, ठीक है। तो नॉर्मल सलाइना है, रिंगर्स लैक्टेट है या 5% डेक्सट्रोज इन वाटर है, ये क्या है आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर आएंगे। अब आपको क्वेश्चन आया कि कौन सा आइसोटोनिक फ्लूइड है, आप बता सकते हो कि नॉर्मल सलाइना है, आरएल है और 5% डेक्सट्रोज इन वाटर। ये तीनों ही फ्लूइड क्या है आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब देखते हैं एक एक को लेते हैं इसको कि नॉर्मल सलाइना कब लगाएंगे, कितनी उसकी ऑस्मोलैरिटी होती है, क्या उसके अंदर कंटेन होते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ते हैं, या इसके कौन कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं नॉर्मल सलाइन। जो आपने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर कि
NH लगाते हैं, है ना, कोई भी कंडीशन के अंदर NH लगाते हैं, RL लगाते हैं, D5% डेक्सट्रोज लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, अब पढ़ने वाले हैं कि क्यों लगाते हैं या क्यों लगाना चाहिए, या एक नर्स को, एक नर्सिंग ऑफिसर को NH फ्लूइड है, IV फ्लूइड है, वो कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, कौन सा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, उसके बारे में एक प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि बहुत लंबा लंबा वीडियो होता है, ये होता है। नहीं, यदि आपको अच्छी सी बातें पढ़नी हैं, अच्छे से प्रॉपर डीप से नॉलेज रखना है, तो टाइम वैल्यू नहीं रखता है। मैं 8-8, 10-10 मिनट का भी बता सकता हूँ कि फ्लूइड इज डिवाइडेड इन 2 टाइप, क्रिस्टल, कॉलॉइड, इसमें ये फलाना 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 हो गया, बट फिर आपको आने वाले टाइम के अंदर दिक्कत होगा। तो इसलिए टाइम लगेगा बट नॉलेज भी बढ़ेगा, है ना। देखिएगा, नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन के अंदर की बात करें, ये क्या है, क्रिस्टल फ्लूइड है। कौन सा फ्लूइड है, क्रिस्टल फ्लूइड है, वॉल्यूम एक्सपेंडर फ्लूइड है। नॉर्मल सलाइनों को बोलते हैं फिजियोलॉजिकल सलाइन, जिसको आपने बोतल के ऊपर NH लिखा हुआ होता है कि नहीं होता है, तो ये एक फिजियोलॉजिकल सलाइन है, ठीक है ना। इसके अंदर साल्ट क्या होता है, इसके अंदर होता है साल्ट, होता है NaCl होता है। वो कितना % होता है, 9%। आपने देखा होगा कि NH 9% या NH 0.9%। देखिएगा, इसका मतलब हुआ है कि नॉर्मल सलाइन है, उसके अंदर क्या है, नमक है। नॉर्मल सलाइन के अंदर सोडियम क्लोराइड है, होगा कि नहीं होगा। देखिएगा, इसके अंदर मान लीजिए एक कंटेन की बात करें, 100 ml H2 है, उसके अंदर जो 0.9 ग्राम क्या होता है, NaCl, ठीक है। 1000 लीटर के अंदर कितना होगा, 1000 ml के अंदर कितना होगा, 9 ग्राम NaCl होगा। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है कि 100 ml H2O के अंदर, नॉर्मल सलाइन की एक 100 ml की बोतल है, उसके अंदर कितना नमक होगा, वो कितना होगा, 0.9 ग्राम होगा। ध्यान रखना है, NaCl। और यदि बात करें 1000 लीटर की, 1000 लीटर के अंदर कितना नमक होगा, सोडियम क्लोराइड होगा, वो होगा 9 ग्राम। यहाँ 0.9 है और यहाँ पे 9 ग्राम है, देखना, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि नॉर्मल सलाइन होता है, उस नॉर्मल सलाइन के अंदर क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। और सोडियम क्लोराइड की बात करें तो कितना होता है, 100 ml कंटेंट के अंदर की बात करें तो 0.9 ग्राम नॉर्मल सलाइन सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी ऑस्मोलैरिटी, है ना। मैंने ऑस्मोलैरिटी जो लिखवाई थी आपको, देखिएगा, इसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो 308 मिलीमोल पर लीटर होता है, ये इसकी ऑस्मोलैरिटी होती है, ठीक है। अब देखिएगा, मैंने इस जो नॉर्मल सलाइन है, उस नॉर्मल सलाइन को क्या बोला है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोला है। क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन इसलिए बोलते हैं कि इसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो 308 होती है, 308 मिलीमोल पर लीटर होती है। और नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी कितना होता है, 250 से लेकर के 375 मिलीमोल पर लीटर होगा, जो मैंने आपको लिखाया है। मतलब इस रेंज के बीच में तो ये आ रहा है, तो इस कारण से इसको क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा गया है। अब देखिएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर भी जो अपन बात कर रहे हैं कि इसके अंदर एक तो सोडियम है और एक क्या है, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है। तो सोडियम की बात करें तो उसके अंदर सोडियम कितना होगा, 154 मिलीमोल पर लीटर होगा, और क्लोराइड भी कितना होगा, 154 मिलीमोल पर लीटर होगा।
अब देखिएगा 154 इन दोनों को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं तो कितना होता है 308। आ गया समझ में? तो इसका मतलब है कि नॉर्मल सलाइना एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर आता है। नॉर्मल सलाइना एक फिजियोलॉजिकल सलाइना है जिसके अंदर साल्ट है, सोडियम क्लोराइड है और कितना परसेंट है 9% है। यदि कंटेंट की बात करें तो कंटेंट के अंदर हमेशा 100 ml से काउंट करते हैं। 100 ml के अंदर कंटेंट कितना होता है 0.9% होता है, सॉरी 0.9 ग्राम नॉर्मल सोडियम क्लोराइड होगा और 1000 की बात करें तो 9 ग्राम होगा। ऑस्मोलैरिटी की बात करें तो 308 है और नॉर्मल इतनी होती है, इसके लिए इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा गया है। यदि इसके और सब डिवीजन की बात करें कि सोडियम और क्लोराइड के जो रेशियो है इनकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होगी, तो इसके अंदर सोडियम की 150 है और क्लोराइड की 154 है, तो इसके कारण 154 कितना हुआ 308। ठीक है, अब देखिएगा कॉन्ट्रा इंडिकेशन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आती है। बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारे नेट के अंदर है, बहुत कुछ जंजाल डाला हुआ होता है, उसमें ये होगा, इसमें ये होगा, इसमें हुआ, बहुत उसको फिल्टर करके बनाते हैं हम, और फिल्टर बना करके डायरेक्ट सटीक भाषा के अंदर, लैंग्वेज के अंदर समझाते ताकि आपको समझ में आ जाए। और जैसे जैसे पढ़ाते हैं उस हिसाब से आपका फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो ओनली पढ़ाई पे होना चाहिए। ठीक है, देखिएगा अपन बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। सबसे पहले कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब हुआ है कि कौन सी कंडीशन के अंदर नॉर्मल सलाइना नहीं लगाएंगे, कौन सी कंडीशन के अंदर नॉर्मल सलाइना नहीं लगाएंगे। सबसे पहले हैं हाइपरटेंशन, दूसरा है कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, CSF, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर के अंदर नहीं लगाएंगे। अब देखिएगा कॉन्ट्रा इंडिकेशन, आपको मालूम होना चाहिए कि एक इमरजेंसी के अंदर पेशेंट आया है और उसका बीपी लिया और बीपी बढ़ा हुआ है, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द रेस्टलेसनेस, बेचैनी हो रहा है, उसको स्वेटिंग आ रहा है, उसका बीपी बढ़ा हुआ है, वो घबरा रहा है, तो डॉक्टर देखता है, देखने के बाद में क्या करता है कि उसको कुछ भी फ्लूइड नहीं लगाते हैं, और यदि लगाते हैं तो बहुत स्लो रेट के अंदर लगाएंगे और वो फ्लूइड लगाएंगे जो बॉडी के अंदर वाटर का रिटेंशन ना करें। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन हाइपरटेंशन के अंदर रहेगा। अब देखो हाइपरटेंशन के अंदर क्या हो रहा है, हाइपरटेंशन के अंदर बॉडी के अंदर फ्लूइड की मात्रा क्या हुई है, ज़्यादा हुई है, और उस कंडीशन के अंदर यदि नॉर्मल सलाइना लगाएंगे तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि NS के अंदर, नॉर्मल सलाइना के अंदर क्या होता है, नमक होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, और ये सोडियम क्लोराइड क्या करता है, बॉडी के अंदर वाटर का क्या करता है, रिटेंशन करेगा। वाटर का रिटेंशन करेगा मतलब सोडियम का काम होता है कि मैं पानी को भी साथ में रखूंगा, ये दोनों ही एक साथ साथ में रहने वाले। जैसे नमक बॉडी के अंदर गया, पानी को कंट्रोल कर लेगा, नहीं मेरे साथ चल। तो इसका मतलब है बॉडी के अंदर अपन बीपी वाले पेशेंट को यदि बॉडी के अंदर नमक देंगे, नॉर्मल सलाइन देंगे, तो वो बॉडी के अंदर क्या करना है, ऑलरेडी फ्लूइड ज़्यादा है, उसको तो बाहर निकालना है। और अपन यदि नॉर्मल सलाइना NS देंगे, नमक देंगे, तो वो क्या करेगा, वो बॉडी के अंदर ही रखेगा, और जिसकी वजह से बॉडी के अंदर फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा हो गई और बीपी और बढ़ेगा, है ना। तो ये बीपी की कंडीशन के अंदर या हाइपरटेंशन की कंडीशन के अंदर क्या है, जो NS है वो क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। दूसरा है कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर होता है, तो उस कंडीशन के अंदर भी क्या करना है कि NS नहीं लगाना है। ठीक है, उसके बाद में है इंडिकेशन। बस ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत नॉलेजेबल बात है। यदि आपने उल्टा पुल्टा लगा दिया तो पेशेंट का क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। देखिएगा इंडिकेशन की बातें हैं, यूज फॉर इरिगेशन, यूज फॉर इरिगेशन पर्पज। दूसरा है शॉक की कंडीशन के अंदर।
तीसरा है डायबिटीज मेलाइटस। और डायबिटीज मेलाइटस के अंदर भी डायबिटीज कीटो एसिडोसिस की कंडीशन के अंदर लगाते हैं। देखो मेरे को फ्लूइड की मात्रा कम हो गई, नॉर्मल सलाइन की इंडिकेशन की बात करें, यूज फॉर इरिगेशन पर्पस। आपने देखा होगा कि ब्लेडर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग है, सूजन है, इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन के अंदर ब्लेडर को वॉश किया जाता है। वॉश मतलब ब्लेडर के अंदर पानी दिया जाता है, इरिगेट मतलब पानी को उसको फिल करते हैं और उसके बाद में वापस उसको निकाला जाता है, तो ब्लेडर को इरिगेशन करते हैं। एक ये इरिगेशन वाला टॉपिक है, मैं आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे कि इरिगेशन कैसे करते हैं, कि ब्लेडर को कैसे वॉश करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो यूज फॉर द इरिगेशन पर्पज से यूज करते हैं, जिसके अंदर ब्लेडर के अंदर इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, या कुछ TURP करते हैं, कोई सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर ब्लेडर को इरिगेशन करते हैं, वो वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं। दूसरा शॉक की कंडीशन के A patient is suffering from the hypovolemic, मतलब बॉडी के अंदर फ्लूइड की मात्रा कम हुई है, कम हुआ है तो क्या जाएगा, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द शॉक की कंडीशन में जाएगा, और उस शॉक की कंडीशन में जाएगा तो क्या करेंगे, अपन फ्लूइड लगाएंगे, वो शॉक को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। तो शॉक की कंडीशन के अंदर भी NS लगाएंगे। अब समझ में आ गया होगा कि पेशेंट बेहोशी का पेशेंट आता है, अपने BP चेक किया तो उसको नॉर्मल सलाइन, यदि BP ज़्यादा है तो अपन नहीं लगाएंगे। यदि उस कंडीशन के अंदर डायबिटीज चेक किया, डायबिटीज के अंदर अपने कोई दिक्कत नहीं है, डायबिटीज है तो क्या लगाएंगे, नॉर्मल सलाइन लगाएंगे। 5% डेक्सट्रोज कॉन्ट्राइंडिकेशन है, वो बात अपन बाद में बात करते हैं। देखिएगा शॉक की कंडीशन में लगाएंगे। दूसरा है डायबिटीज मेलाइटस, और डायबिटीज मेलाइटस के अंदर मोस्टली जो किसके अंदर परफॉर्म करेंगे, डायबिटीज कीटोएसिडोसिस। आपने देखा होगा डायबिटीज कीटोएसिडोसिस बॉडी के अंदर क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि डायबिटीज के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल 300 से ज़्यादा होगा, 300 डेसीलीटर से ज़्यादा होगा ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी, तो उसको तो बोलते हैं डायबिटीज कीटोएसिडोसिस। और डायबिटीज कीटोएसिडोसिस इतना बड़ा हुआ है, सीवियर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है, तो डायबिटीज के अंदर मोस्ट 3 सिम्टम देखने को मिलेगा, पॉलीयूरिया, पॉलीडिस्पिया और पॉलीफेजिया। पॉलीयूरिया देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलीयूरिया। पॉली का मतलब ज्यादा और यूरिया मतलब यूरिन, यूरिन की मात्रा उसको ज्यादा होगा, तो बॉडी के अंदर से यूरिन की मात्रा का ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, एक्सक्रीट आउट यूरिन का हो रहा है, बॉडी के अंदर यूरिन के थ्रू पानी निकल रहा है, तो इसका मतलब हुआ है कि बॉडी के अंदर फ्लूइड की मात्रा कम हुई है, वॉल्यूम कम हुआ है फ्लूइड का, तो उस कंडीशन के अंदर कौन सा अपन लगाएंगे, NS लगाएंगे। रिहाइड्रेशन की पर्पज से बॉडी के अंदर फ्लूइड की मात्रा कम हुई है, क्यों हुई है, डायबिटीज मेलाइटस, और वो भी सीवियर डायबिटीज जो कीटोएसिडोसिस है। और डायबिटीज वाला सीवियर डायबिटीज है तो इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर पॉलीयूरिया होगा, बार बार उसको पेशाब लगेगा, पेशाब लगने की वजह से बॉडी के अंदर फ्लूइड की मात्रा कम होगी, और कम होने की वजह से पेशेंट यदि उसको ट्रीट करने के लिए क्या लगाएंगे, नॉर्मल सलाइन। यदि उस कंडीशन के अंदर फ्लूइड की मात्रा कम हो गई तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द शॉक, शॉक के अंदर जा सकता है, कौन सा फ्लूइड लगाएंगे, नॉर्मल सलाइन लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। उस कंडीशन के अंदर ये इरिगेशन के अंदर भी लगाते हैं। दूसरा नॉर्मल पेशेंट होते हैं उसको भी लगा सकते हो, बहुत सारे इंडिकेशन है, बट मोस्टली इस कंडीशन के अंदर क्या इंडिकेशन है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, उसके अंदर लगा सकते हैं। देखते हैं, एक बात बताते हैं कि कोई भी फ्लूइड ऐसा है, आप घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास में प्रॉपर नॉलेज है, आपने पेशेंट को लगा दिया है, तो उस कंडीशन के अंदर घबराने की जरूरत नहीं। मैं आगे बताऊंगा कि मान लीजिए कोई डायबिटीज वाला पेशेंट है, 5% डेक्सट्रोज दे दिया है, क्या वो पेशेंट मर जाएगा, नहीं। बट यदि अपन की सूझबूझ अच्छी है, अपन का नॉलेज अच्छा है, तो उस कंडीशन को अंदर अपन तुरंत ठीक कर सकते हैं। तो यदि आप गलती से कुछ कारणवश से यदि लग भी गया है, उसका क्या करना होगा हम आगे बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट देखिए, नॉर्मल सलाइना आपका कंप्लीट हो गया।
दूसरा है कंप्लीट नहीं हुआ, उसके बाद में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, बीटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और उसके अंदर क्या लगाएंगे, नॉर्मल सलाइन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, नॉर्मल सलाइन लगाएंगे। तो ये है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान, डायबिटीज मेलाइटस के दौरान, शॉक की कंडीशन के दौरान, एनी टाइप ऑफ द इरिगेशन के दौरान, या कोई भी और नॉर्मल जो ऑपरेशन हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर भी पहले जो फ्लूइड लगाते हैं वो एनएस लगा सकते हैं, या कोई भी जो ड्रग्स देते हैं, तो जैसे एंटीबायोटिक है भी एंटीबायोटिक देते हैं तो उस एंटीबायोटिक के अंदर भी एनएस के थ्रू भी एंटीबायोटिक दे सकते हैं। या बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं ना कि डॉक्टर साहब अपने ताकत वाला इंजेक्शन लगवा दो, हैं मल्टीविटामिन के इंजेक्शन लगाते हैं, पीला पीला दवा आता है ना एमवीआई, तो उसको भी एनएस के साथ में डाल करके दे सकते हैं। तो वो बहुत है, बट एक पर्टिकुलर इंडिकेशन की बात करें तो ये इंडिकेशन रहेंगे। नेक्स्ट बैठते हैं अपन आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो वो कौन सा था, एनएस, सॉरी एनएस हो गया, उसके बाद में है आरएल, सेकंड है आरएल जिसको बोलते हैं रिंगर्स लैक्टेट, रिंगर्स लैक्टेट, क्या नाम है, रिंगर्स लैक्टेट। अब रिंगर्स लैक्टेट की बात करें तो इसके अंदर क्या है, ये एक हार्टमान सॉल्यूशन है, ये क्या है, हार्टमान सॉल्यूशन, हार्टमान सॉल्यूशन। उसके बाद में इट इज आल्सो known as emergency fluid, emergency fluid, it is also emergency fluid या life saving fluid, लाइफ सेविंग फ्लूइड, क्योंकि ये हार्टमान सॉल्यूशन होता है और ये एक इमरजेंसी फ्लूइड होता है। इसके अंदर आपने देखा होगा, कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी के अंदर बहुत सारे जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसके अंदर बॉडी की या बॉडी का जो है वो डिस्टर्बेंस होने लग जाता है, तो इसलिए इसको हार्टमान सॉल्यूशन या इमरजेंसी फ्लूइड के नाम से भी जाना जाता है। कंटेंट की बात करें या कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन की बात करें तो उसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन रहेगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। दूसरा आपका रहेगा पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। उसके बाद में रहेगा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। और उसके बाद में रहेगा सोडियम लैक्टेट, सोडियम लैक्टेट। देखो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट, ठीक है। इसके बाद में इसकी बात करें कि इसके अंदर कितना कंटेंट रहेंगे, 100 ml के अंदर 100 ml कंटेंट इसके अंदर रहेगा। सोडियम क्लोराइड रहेगा वो 0.6 और ये रहेगा 0.03 और ये रहेगा 0.02% और ये रहेगा 0.3%। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट, ये इसके कंटेंट रहेंगे। यदि इनकी ऑस्मोलैरिटी की बात करें, ऑस्मोलैरिटी की बात करें तो सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम लैक्टेट और उसके बाद में है कैल्शियम। देखिएगा तो उसके अंदर जो सोडियम रहेगा वो 130 मिलीमोल पर लीटर होगा, मिलीमोल पर लीटर, है ना। और पोटेशियम रहेगा
क्लोराइड रहेगा वो रहेगा 109 मिलीमोल रहेगा, और ये जो रहेगा पोटेशियम रहेगा वो 4 मिलीमोल रहेगा, और लैक्टेट रहेगा वो रहेगा 28 मिलीमोल, और कैल्शियम रहेगा वो रहेगा 15 मिलीमोल। 1.5 सॉरी 15 नहीं है 1.5 मिलीमोल रहेगा। और इन सबों को जोड़ते हैं या ऐड करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर 272.5 मिलीमोल पर लीटर रहेगा। देखिएगा अब ये ऑस्मोलैरिटी है किसकी, आरएल फ्लूइड की। आरएल फ्लूइड के अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट या कंपोजिशन रहते हैं सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, लैक्टेट और कैल्शियम। ठीक है, तो उसमें ऑस्मोलैरिटी की बात करें तो ये सेपरेट की बात करें, ये सेपरेट हो गए है ना, सेपरेट मतलब अलग अलग की बात करें तो सोडियम का कितना होगा, क्लोराइड का कितना होगा, पोटेशियम, लैक्टेट और कैल्शियम का कितना कितना होगा, जो ये मैंने आपको कंटेंट लिखा है। इनको काउंट करते हैं तो कितना होगा 272.5 ये रहेगा। तो इसका मतलब है कि नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी 250 से 375 मिलीमोल पर लीटर होती है, बट आरएल का कितना है 272.5 है। इसका मतलब होता है कि ये नॉर्मल रेंज के अंदर आएगा। किस टाइप का फ्लूइड कहलाएगा, आइसोटोनिक फ्लूइड कहलाएगा। कहलाएगा नहीं कहलाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं इंडिकेशन या कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो ये ऐसे अपन को ध्यान में रखना है। नॉर्मली जो आरएल होता है बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड है और बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते हैं तो उस कंडीशन के अंदर ये लगाया जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन CI है ना। कॉन्ट्रा इंडिकेशन किसके अंदर नहीं लगाते हैं तो रीनल डिजीज के अंदर नहीं लगाते हैं। रीनल डिजीज, लीवर डिजीज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। देखो रीनल डिजीज, रीनल मतलब किडनी से संबंधित, जिसमें आपने देखा होगा AKD एक्यूट किडनी डिजीज और क्रोनिक किडनी डिजीज। हाथों हाथ किडनी के अंदर एकदम दिक्कत हो जाता है या लंबे टाइम से किडनी के अंदर दिक्कत है तो उस कंडीशन के अंदर ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहेगा। या लीवर की डिजीज है, लीवर के अंदर दिक्कत है, लीवर के अंदर इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, तो उस कंडीशन के अंदर ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन के रहेगा। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंदर या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर उसके अंदर भी क्या रहेगा, कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहेगा। अब देखिएगा कि इंडिकेशन की बात करें किसके अंदर लगाएंगे, इंडिकेशन की बात करें तो ये डायरिया वाले पेशेंट को लगाएंगे, डायरिया। दूसरा लगाएंगे बर्न वाले पेशेंट के अंदर, डायरिया के अंदर लगाएंगे नहीं लगाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कोलेरा के अंदर क्या है, ए सीवियर वाटरली डायरिया, वाटरली डिस्चार्ज। पेशेंट के जब कोलेरा होता है तो उस कंडीशन के अंदर बेड के अंदर पेशेंट सोया हुआ है तो पानी ऐसे जाएगा, ऐसे जैसे नदी जा रहा है ना वैसे जाता है पानी। आप देखना कभी कोलेरा के अंदर वो सीवियर डायरिया होता है, उसको इतना पानी निकलता रहता है। जैसे कोलेरा के अंदर मैंने आपको लिखाया था कि मोर देन 40 टाइम, 40 बार से ज्यादा उसको डायरिया होगा। बार बार वो रूम बेड पे आएगा और दौड़ेगा बाथरूम। छोटे बच्चे तो वो दौड़ भाग नहीं कर पाते ना, तो उस कंडीशन के बेड पे अंदर बैठे हैं और हम देखे भी हैं कि उस कंडीशन के अंदर पेशेंट के बेड के ऊपर से ऐसे पानी जाता है जैसे नदी जाता है, सीवियर वाटरली डिस्चार्ज होता है कोलेरा के अंदर। तो उसके अंदर है बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की भी कमी हुई है और फ्लूइड की भी कमी हुई है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या लगाएंगे, आरएल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आरएल। उसके बाद में है जो बर्न वाले पेशेंट होते हैं उसके अंदर भी आरएल लगाते हैं। बहुत सारे और भी है बट मोस्टली जो है इनके अंदर आरएल का यूज किया जाता है। या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा कम हो गई है या ज़्यादा हो गई है।
तो उसको देखते हुए RL का यूज किया जाता है। उसके बाद में है 5% डेक्सट्रोज। 5% डेक्सट्रोज। अब थोड़ा स्पीड रखना पड़ेगा। डेक्सट्रोज 5% वाटर ऐसा लिखा होता है, तो इसका मतलब है डेक्सट्रोज 5% इन वाटर। ठीक है, इसको फिजियोलॉजिकल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। फिजियोलॉजिकल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। अब क्यों जाना जाता है, मैं इसके एक बात कहते हैं कि 5% डेक्सट्रोज है, 5% डेक्सट्रोज इन द वाटर। तो बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, इसको क्या मैंने लिखा है, फिजियोलॉजिकल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे तो मैं बोल रहा हूं कि ये आइसोटोनिक फ्लूइड है, बट इसके अंदर क्या होता है कि जो डेक्सट्रोज है वो डेक्सट्रोज एक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और उस डेक्सट्रोज का जो 5% की जो मात्रा है वो बॉडी के अंदर क्या कर देता है, कम कर देता है, फिजियोलॉजिकल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर आएगा। आइसोटोनिक फ्लूइड है, बट बॉडी के अंदर जैसे जाएगा वो एनर्जी के रूप में जो डेक्सट्रोज है वो यूटिलाइज हो जाएगा, आइसोटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर गिना जाएगा। ठीक है, तो ये फिजियोलॉजिकल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के रूप में भी इसको देखते हैं। दूसरा इसकी बात करें कि 100 ml H2O है, 100 ml H2 है, तो उसके अंदर 5 ग्राम क्या होगा, डेक्सट्रोज होगा, है ना। 100 ml NS है, उसके अंदर 100 ml पानी है, नॉर्मल सलाइन है या पानी है, तो उसके अंदर कितना ग्राम डेक्सट्रोज होगा, 5 ग्राम डेक्सट्रोज होगा, 5% डेक्सट्रोज लिखा हुआ है। उसके बाद में बात करें कि ऑस्मोलैरिटी की बात करें तो इसमें इसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है 278 मिलीमोल पर लीटर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि ये नॉर्मल रेंज के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद में इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें, डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज किस्टोएसिडोसिस। इंडिकेशन की बात करें तो टू ट्रीट लो ब्लड शुगर लेवल जिसको अपन बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। दूसरा है इंसुलिन शॉक, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ, फ्लूइड का मात्रा क्या हुआ है, फ्लूइड लॉस हुआ है, तो इस कंडीशन के अंदर यूज किया जाए, और एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए भी ये दिया जाता है। बहुत सारे हैं, बट ध्यान रखना है कि कॉन्ट्राइंडिकेशन डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर क्या होता है, या डायबिटीज कीटोएसिडोसिस के अंदर होता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल क्या है, ज्यादा है, और ये डेक्सट्रोज का मतलब क्या हुआ, ये भी ग्लूकोज है। यदि ऑलरेडी ग्लूकोज ज्यादा है और अपने और ज्यादा दे दिया तो और बढ़ जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं उसको 5% डेक्सट्रोज या DNS नहीं लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं कि इंडिकेशन कौन कौन सी कंडीशन के अंदर लगाएंगे, टू ट्रीट द लो ब्लड ग्लूकोज लेवल। जैसे अपन बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, बॉडी के अंदर ग्लूकोज की लेवल कम हो गया है, उसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलेंगे। तो हाइपोग्लाइसीमिया है तो उसको नॉर्मल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, शुगर देना पड़ेगा, डेक्सट्रोज देना पड़ेगा, तो उस कंडीशन के अंदर यूज कर सकते हैं। या इंसुलिन शॉक, या इंसुलिन की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा हो गई, इंसुलिन शॉक हो गया, शॉक के अंदर चला गया है, इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा दिया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, ब्लड शुगर लेवल डाउन हो गया है और पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द इंसुलिन शॉक। इंसुलिन का काम क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल को क्या करना है, कम करना है, शुगर को कम करना होता है। बट क्या होता है कि इंसुलिन की मात्रा ओवरडोज में हो जाएगी तो उस कंडीशन के अंदर क्या चला जाएगा, शॉक की कंडीशन में जाता है, इंसुलिन की वजह से जाता है।
तो उसको बोलते हैं इंसुलिन शॉक। और इंसुलिन शॉक को ट्रीटमेंट करने के लिए, वापस से ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन लाने के लिए क्या करेंगे, 5% डेक्सट्रोज यूज करेंगे। उसके बाद में है डिहाइड्रेशन, फ्लूइड की मात्रा बॉडी के अंदर कम हुई है और साथ साथ में उसको थकान है, वीकनेस है, उस कंडीशन के अंदर भी लगा देते हैं 5% डेक्सट्रोज। जो बहुत सारे गांव के लोग आपने देखा होगा कि खेत में सारा दिन काम करते हैं और शाम को आते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत थकान महसूस हो रही है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, कमजोरी आ रही है, ऐसा हो रहा है। तो क्या करते हैं डॉक्टर साहब, एक 5% डेक्सट्रोल लगा देते हैं कि इन्हें सारा दिन थकान हो रहा है, 5% डेक्सट्रोल लगा देते हैं तो हल्की सी क्या आ जाती है, ताकत आ जाती है। तो ये सब अपने इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में बात किया। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और कोलॉइड सॉल्यूशन। तो आज जो अपने पढ़े हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको अच्छे तरह से याद करना है। एक बेसिक कंपोनेंट से स्टार्ट किया है ताकि आपको बीच में दिक्कत ना हो, जिसमें आपका बेसिक कंपोनेंट के अंदर अपने पढ़े थे सबसे पहले सॉल्वेंट क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, और उसके बाद में डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, और फिल्ट्रेशन क्या है, ऑस्मोलैरिटी क्या होता है, ऑस्मोलैलिटी क्या होती है, हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आईवी फ्लूइड कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो आपको बेसिक नॉलेज मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन सीधा ही आएगा कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या आएगा, तो आइसोटोनिक के अंदर मैंने आपको लिखा दिया नॉर्मल सलाइना। यदि एग्जामिनर पूछता है कि नॉर्मल सलाइना क्यों आएगी, तो आप बोलोगे कि उसकी ऑस्मोलैरिटी है, ऑस्मोलैरिटी की जो रेंज होती है या कॉन्सेंट्रेशन होती है वो बॉडी फ्लूइड की रेंज के बराबर होता है, इस कारण के इस कैटेगरी के अंदर रखा गया है। ठीक है ना। तो आज इतना ही, धन्यवाद।